नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले मॉक टेस्ट 5। तो इससे पहले जो मॉक टेस्ट 4 हुआ था उसमें हमने किए थे 25 न्यूमेरिकल और वो क्या था, इजी टू मॉडरेट लेवल में था, है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं 25 न्यूमेरिकल ही, और ये रहेगा मॉडरेट टू हार्ड, और ये जो ग्रुप डी में पूछा जाता है उस लेवल का, है ना। तो चलिए आज हम लोग फिर से, और ये जो 25 और ये 50 क्वेश्चन अगर आप लोग न्यूमेरिकल का कर लेते हैं ना इतना, तो ग्रुप डी में आई थिंक ये क्वेश्चन छूटने वाला है न्यूमेरिकल से। और अगर हमको कोई ऐसा मिलेगा कि जो हम मतलब जिस टॉपिक से छोड़ दिए हैं तो उसको हम बाद में जब करवाएंगे और मॉक टेस्ट लगवाएंगे तो उसमें हम उसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन काफ़ी हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी कितना होगा ये आपको बताना है। और निर्वात में प्रकाश का जो वेग है वो दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को चूँकि अब हमको निकालना क्या है कि माध्यम में प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी हमको निकालना है, और हम लोग को पता है फॉर्मूला वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो एटा बराबर क्या होता है c/v। अब यहाँ से वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे c, अब अगर हम इस c को यहाँ ले जाएंगे तो एटा को इधर ले आएंगे, यानी कि अब क्या हमको मेरा फॉर्मूला बनेगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा c/एटा, ठीक है। अब यहीं से अब आपका आराम से निकल जाएगा। तो c का मान हमको दे रखा है, गिवन दे ही दिया था एटा, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का किससे हम लोग डिनोट करते हैं, एटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इसी को यहाँ पे लिख देंगे। तो अब पहले हम निर्वात में कितना चाल दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है। अब अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको करो 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और यही वाला यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश कितना होगा, यानी कि यहाँ पे आवेश को पूछ दिया है, क्यू का वैल्यू आपको कितना होगा ये निकालना है। और हम लोग को पता है करंट बराबर क्या होता है Q × T, यानी कि कितना चार्ज यूनिट समय में प्रवाहित हो रहा है, पर यूनिट समय में जितना चार्ज प्रवाहित होता है उसी को करंट कहा जाता है। अब इसी से हमको क्यू निकल जाएगा, टाइम भी दे रखा है और ये करंट भी दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है, 5 मिनट को हम लोग ना सेकंड में करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्यू निकाल देंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा I × T हो जाएगा। अब यहाँ से निकालो तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा I × T। अब I का वैल्यू हमको दे रखा कितना 2 एम्पियर, और टाइम का मान कितना दे रखा 5 मिनट, यानी कि 5 × 60 ये हो जाएगा, 5 × 2 = 10 यानी कि 600 कूलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलियन के 250 ml में 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl घुला हुआ है तो बिलियन की मोलरिटी क्या होगा ये निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सब लोग समझिए। अच्छा, इससे पहले आप लोग एक चीज़ समझिए, अगर आप लोग को सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, अगर ये नहीं पता है तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनने वाला। सबसे पहले समझिए, 1 गिलास पानी, ठीक है, 1 गिलास पानी है। अब इस पानी पे 1 गिलास, ये हम 1 लीटर पानी मान लेते हैं, ठीक है, 1 लीटर पानी है। अब इस पानी पे हम लोग 100 ग्राम चीनी को, शुगर को ऐड कर दे रहे हैं। तो शुगर और ये पानी, 1 लीटर पानी, ये क्या हो गया, जो 1 लीटर पानी है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। और ये जो चीनी है 100 ग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सोल्यूट। और ये दोनों को मिल के जो चीनी और पानी का जो घोल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ याद रखना है। ऐसे याद रखो कि जो चीज़ घोल देता है, किसी भी चीज़ को जो चीज़ घोल देता है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो चीज़ घुलता है जैसे चीनी घुल रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग सोल्यूट। और दोनों का मिक्सचर से सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो मिलता है, जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि आप लोग शरबत पीते हैं तो चीनी और पानी को डाला, अब चीनी हो गया क्या सोल्यूट, पानी हो गया सॉल्वेंट, और जो मिल के जो प्रोडक्ट शरबत भी बना वो हो गया शरबत, हम लोग को क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। ये चीज़ को याद रखना, तब आप ये सब क्वेश्चन आराम से बना लोगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, हमको क्या बोला गया क्वेश्चन, किसी विलियन के 250 ml में 5.85 बिलियन दे रखा है और 250 ml है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। तो सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड, तो इसको मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड में कितना मोल है ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब ये निकल जाएगा तो उसके बाद जो मोल निकलेगा उस मोल में, देखो यहाँ पे ml में दे रखा है, इसको हम लोग लीटर में लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो मोल निकलेगा उस मोल को इससे डिवाइड कर देंगे, मेरा निकल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन वाला इसलिए आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। क्या है, सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है N/V, और N क्या है बिलियन, जो सोल्यूट में मोलों की संख्या जो अभी बताएं हम, और भी क्या है जो टोटल सोल्यूशन जो 250 ml दे रखा है, इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे।
अब देखिए NaCl, अब सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, मोल निकालने के लिए हम लोग को जो NaCl है उसका मास नंबर चाहिए। तो NaCl का मास नंबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है NaCl, ठीक है। तो सोडियम का कितना होता है, तो 23 मास नंबर होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, सबको पता है। अब ये निकल गया मेरा मास नंबर इतना। अब इस मास नंबर को जो गिवन कितना दिया था, जो गिवन आपको दे रखा 5.85 ग्राम, यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो तो 5.85 को अगर हम लोग 558.5 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा, 0.1। और ये क्या निकला, 0.1 तो निकला, ये मोल निकला, मेरा मोल निकला। जो फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या दे रखा था कि n जो मोल है, बिलियन में मोलों की संख्या, तो n मेरे पास कितना निकल गया, 0.2। और जो टोटल है, जो आयतन दे रखा है लीटर का, वो यानी कि 250 ml दे रखा था, तो 250 ml को हम लोगों ने लीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 0.25। तो अब 0.1 डिवाइडेड बाय 0.25 को अब कर दो इसको। अब यहीं से इसका आंसर निकल के आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 m आ जाएगा इसका मोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 0.4 मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। पहले क्या करना है, तो पहले हम लोग को जो सोडियम क्लोराइड दिया है इसका मास नंबर निकाल दो। मास नंबर जो निकल जाएगा कितना ग्राम हो जाएगा, उसमें जो गिवन दिया है उससे डिवाइड करो, यानी कि 5.85 से जो निकला 58 पॉइंट समथिंग निकला था उससे डिवाइड कर दो, निकल के आएगा। अब यहाँ से हमको निकल के आएगा मोल, और कितना निकलेगा मोल, 0.1। अब इस मोल को जो दे रखा है आपका, जितना बिलियन दे रखा है मिलीलीटर में, तो इस मिलीलीटर को सबसे पहले तो इसका SI में चेंज करना है, यानी कि लीटर में। तो 0.25 को जब लीटर में हम लोग चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को 0.25 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.1 को करेंगे तो 0.4 मोल आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यही हो जाएगा मोलरता का, मोलरता निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक हीटर की रेटिंग इतना वोल्ट दे रखा है और पावर दे रखा है इसका 1000 वाट, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा ये आपसे पूछ दिया है। तो पावर दे रखा है हमको और वोल्टेज दे रखा है, प्रतिरोध पूछ दिया है, आर पूछा गया है। तो हम लोग को पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमको आर निकालना है, तो आर को उधर ले जाएंगे तो पावर नीचे में आ जाएगा, यानी कि तो V²/P हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। और V का मान हमको कितना दे रखा है, 220, तो 220 गुने 220, क्योंकि स्क्वायर में है, V² है, और डिवाइडेड बाई 1000। ये 2 जीरो खत्म। अब इसको काट पीट कर दो तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब 11 दूनी 22 का 2 और 11 दूनी 22, 23 24, 224/5। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो, 224/5। तो 5 चौका 20, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 48 ओम के लगभग आ जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि पहला जो डिजिट आ रहा है वो 4 में आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48.4। एग्जाम में भी इसी तरह करना है, एक बार देखो पहला डिजिट क्या निकल रहा है या फिर यूनिट डिजिट क्या निकल रहा है, और उसको टिक करके आगे बढ़ो, अगर फिर दूसरा कोई ऑप्शन ना मिल रहा हो तो। अगला क्वेश्चन है 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम के 3 प्रतिरोध, दो नहीं है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ा गया, माफ कीजिएगा पैरेलल में जोड़ा गया है। तो कुल प्रतिरोध इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको निकालना है। तो हम लोग को पता है R इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जितना R दिया रहेगा उतना। तो अब यहाँ पे कितना दे रखा है, तो 1/1/3 + 1/6 + 1/9, है ना। अब सबको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ 18 आ जाएगा, और 3 छक 18 और 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 3 9 और 2 11, 11/18 आ जा रहा है। ये 11/18 किसका वैल्यू आया, R इक्विवेलेंट का, और R इक्विवेलेंट का आया। अब सिर्फ R इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा। सिर्फ R इक्विवेलेंट करेंगे तो 18/11 हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18/11, और इससे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग में एक ही दे रखा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.63 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, देखो लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। और हम लोग को पता है प्रतिरोध बराबर क्या होता है, ρL/A। रो का वैल्यू यहाँ पे जो कोई यहाँ पे रोल नहीं है, क्योंकि रो क्या बताता है कि किस मटेरियल से वो बना, मटेरियल का प्रॉपर्टी बताता है रो, ठीक है। तो मटेरियल से तुमको लेना देना नहीं अभी। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है। अब ये जो लंबाई इसको दोगुना कर दिया जा रहा है और अनुप्रस्थ काट को आधा कर दिया जा रहा है, तो ये दो जो नीचे का 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि R जो है कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए 4 kg द्रव्यमान की वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यानी कि वर्क डन कितना होगा ये आपसे पूछा गया। वर्क डन बराबर क्या होता है, आप लोग को पता है ½ mv²। तो ½ गुना m का मान दे रखा हमको 4 और गुना v का स्क्वायर मैंने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे 2 वेलोसिटियाँ दे रखा है, इनिशियल और फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितना 15 × 15 यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर,
15 15 225 और -25 यानी कि 200 यहाँ आ जाएगा, 200 और गुना 4, 4 दूनी 800 यानी कि इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 400, 400 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करते रहना, फॉर्मूला बता दे रहे हैं। चलिए, एक पिंड का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। अब देखो ये जो केजी में दे रखा है इसका द्रव्यमान है, अगर 10 kg का द्रव्यमान है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि केजी से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, मास को, और भार से किसको, भार कैसा मात्रक क्या है, न्यूटन है, और केजी कैसा मात्रक क्या है, तो माफ कीजिएगा, द्रव्यमान कैसा मात्रक क्या है, केजी, और भार कैसा मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा, भार पूछा, वेट पूछ दिया, तो कितना हो जाएगा, जब इसमें हम लोग जब किसी द्रव्यमान में हम लोग जी को इंक्लूड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, भार निकल के आ जाता है। तो 10 और मल्टीप्लाई बाय कितना होता है 9.8। ठीक है, ये 10 को खत्म कर देगा यानी कि 98 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 न्यूटन यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस विरामावस्था से चलना शुरू करता है, यानी कि यू का मान यहाँ पे 0 दे रखा है, तथा एक्सेलरेशन इसका कितना दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 2 मिनट तक चलती है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितना है ये आपको निकालना है। तो दूरी को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो गति का दूसरा जो फॉर्मूला ये क्या कहता है कि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूँकि इनिशियल वेलोसिटी हमको 0 दे रखा है, यू का मान 0 दे रखा है, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो अब मेरे पास कितना बचा, हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ गुने ए का मान कितना दे रखा है 0.1, और टी का स्क्वायर यानी कि टी का मान दे रखा है 2 मिनट यानी कि 60 सेकंड, 120 सेकंड, तो 120 गुने 120, तो 120 गुने 120 क्योंकि टी का स्क्वायर है। अब इसको काटते हैं, यहाँ से पॉइंट कर हटाते हैं तो 1 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 2 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा, और 12 6 72 यानी कि 720 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम दे रखा कितना 15 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो द्रव्यमान दे रखा कितना 3 kg, तो इसका वेग निकालना है। अब मोमेंटम बराबर हम लोग को पता है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास हमको दे रखा कितना 3 kg, और वेलोसिटी हमको दे रखा कितना, एक मिनट, हाँ मास दे रखा, वेलोसिटी तो हमको निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी तो हमको निकालना है, और मोमेंटम हमको दे रखा 15 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको निकालेंगे तो हम 3 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 3 5 15 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 60 kg का व्यक्ति 10 सेकंड में 15 मीटर ऊंचे भवन पर चढ़ता है। देखो एक 60 kg का व्यक्ति है जिसका मास दे रखा 60 kg, और 10 सेकंड में 15 मीटर ऊंचे भवन पर चढ़ता है, उसकी शक्ति कितनी है, यानी कि उसका पावर कितना है ये नहीं। और हम लोग को पता है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, और हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर कितना होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है mgh। क्यों, क्योंकि ऊपर की ओर हो, मतलब ये कोई चढ़ रहा है एक ये में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा mgh डिवाइडेड बाय टाइम। अब m का वैल्यू, अब चलिए mgh बटे टाइम हमको निकालना है, तो mgh बटे टाइम। अब m का वैल्यू मेरे पास कितना दे रखा 60 kg, g का मान कितना दे रखा 10, h कितना दे रखा हमको 15 मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। तो ये 10 से ये 10 खत्म। अब 15 से 6 को 90 यानी कि 900 वाट, 15 6 का 90 और 1 0, 900 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल 450 मीटर पर सेकंड है तथा तरंगदैर्घ्य 1.5 मीटर है। ठीक है, तो देखो ध्वनि की चाल भी का मान हमको दे रखा कितना 450 मीटर, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ दे रखा लैम्डा मेरे पास कितना दे रखा 1.5 मीटर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको क्या निकलेगा, तो हमको पता है कि भी बराबर क्या होता है लैम्डा इंटू एफ होता है। अब और हमको क्या आवृत्ति निकालना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालना। अब हमको कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग इधर कर देंगे तो लैम्डा इसके भी बटे लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा भी बटे लैम्डा, और भी का मान कितना दे रखा है 450, और लैम्डा का मान कितना दे रखा है 1.5। अब इसको हम 1 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 15 से काटो 15 तिया 45 यानी कि 300 हर्ट्ज जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन पैमाने पे बदलने पर कितना होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो एकदम इजी है। डिग्री से केल्विन हम लोग जानते हैं 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री में प्लस 273 कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसको कर दो कितना आ जाएगा 70 80 90 90 8 98 यानी कि 298 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ चेंज करें या फिर दूसरा में दे दे तो इसका फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273 जो आप लोग को पूछा गया था, और डिवाइडेड बाय 5 होता है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। इसको
अब यहीं पे देख लो, अब यहीं से इसका तो वैल्यू नहीं, हमको केल्विन में निकालना है, इसको तो हटा दो, तो इतना बराबर इतना कर दो, क्या आ जाएगा, देखो ये 5 तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना देगा, प्लस में आ जाएगा, 273 प्लस में आ जाएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड हमको 25 दे रखा है और प्लस 273 यहीं से निकलता है टोटल चीज़। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, सारा यहीं से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। और सबको पता है कि -40 डिग्री पे दोनों का जो वैल्यू होता है बराबर होता है। इसी फॉर्मूला में आप लोग रख के एक बार पुट करके देख लेना, इजी से आ जाएगा। कितना था, डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9। अब इसी में क्या करना है कि फ़ारेनहाइट को यहीं पे रहने देना और -32 इधर आएगा तो +32 हो जाएगा और ये 9 ऊपर जाके 9C हो जाएगा और ये प्लस का 32 हो जाएगा यहाँ पे। अब बस इसी को एलसीएम ले लेना, इसको तोड़ फोड़ कर दोगे तो आपको आ जाएगा -40 डिग्री इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। यदि किसी चालक तार से 0.5 एम्पियर की धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो आपने यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया कि इसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग को किससे निकालते हैं, हम लोग को पता है कि चार्ज इज इक्वल टू N × E। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कि जितना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये तो आपका चार्ज हो गया। ठीक है, अब ये इस फॉर्मूला में पुट कर दो। चूँकि हमको यहाँ पे चार्ज अभी नहीं मालूम है, लेकिन चार्ज हमको पता करने के लिए यहाँ पे करंट दे रखा है। तो हम लोग को पता है चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम होता है। तो 0. अच्छा यहाँ पे कर दे रहे हैं ना, तो हम लोग चार्ज बराबर क्या होता है, I इंटू टी। आई का वैल्यू कितना दे रखा है, ये कैपिटल आई होगा। आई बराबर कितना हो जाएगा 0.5 और इंटू टाइम मेरे पास कितना दे रखा है 20 सेकंड। इससे हटाएंगे कितना, इनको 5 दूनी 10। तो मेरे पास चार्ज जो हो गया, ये जो चार्ज आया ये आएगा 10 कूलम का। ठीक है, अब उस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं तो क्या था, Q बराबर N × E। अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका वैल्यू हमको 10 निकल चुका है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 10 बटे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। ये -19 पूरा ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। लिखना ही क्या है, प्लस का 19 हो जाएगा। मेरे पास कितना बचा, सिर्फ 1.6 बचा, ये हट जाएगा। अब इस 1.6 में ये पॉइंट को हटाएंगे तो फिर यहाँ पे एक 10 आ जाएगा मेरे ऊपर में। अब इसको काटो, 2 × 8 = 16 और यहाँ से काटेंगे तो 2 × 5 = 10, फिर से काटेंगे तो 2 × 4 = 8 और फिर से काटेंगे तो 2 × 5 = 10। ठीक है, अब 5 × 5 = 25। अगर अब हम 25 को 4 से डिवाइड, इसको छूना नहीं है, 10⁻19 को छूना नहीं, 25 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 × 20, 5 × 25 4 से ना, 4 तो 4 × 6 = 24, 6 यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पे 19 है तो 6 पॉइंट ऊपर में 19 है तो 6.25 × 10⁻19, यहाँ पे दो दे रखा है। 6.25 × 10⁻18 भी दे रखा है, लेकिन हमको ऊपर यहाँ 19 वाला चाहिए तो 19 ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना है 40 है और परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु द्रव्यमान 40 है, यानी कि एटॉमिक मास 40 दे रखा है और एटॉमिक नंबर 20 दे रखा है। ठीक है, मास दे रखा है 40 और नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है कितना 20। ए दे रखा है 40 और बी दे रखा है, ऐसे ए और बी जेड लिखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग एटॉमिक मास दे रखा है 40 और एटॉमिक नंबर दे रखा है कितना 20। तो बोला गया है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो मास नंबर में अगर प्रोटॉन, ये क्या है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या होता है 20। अगर 20 प्रोटॉन है और टोटल मास मेरे 40 है तो 20 और 20 40, तो 20 क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 प्रोटॉन है तो 20 न्यूट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के 0.5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी आपको दे रखा है 14 ग्राम पर मोल। तो क्या पूछा, नाइट्रोजन के 0.5 मोल में द्रव्यमान कितना होगा, 5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हमको नाइट्रोजन का एटॉमिक मास चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एक जो नाइट्रोजन है इसका दे रखा है 14, यानी कि और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 14 × 2 28, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना निकल जाएगा 28। और 0.5 मोल का द्रव्यमान पूछा तो 0.5, इसको अगर हटा देंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 14, यानी कि 14 ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोलों की संख्या कितनी होगी। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को देखते ही पता होगा कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जिसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, उसमें जो 1 मोल का आइडियल जो होता है, 1 मोल का आदर्श गैस का 1 मोल का उसका जो हमेशा जो मोलर वॉल्यूम जो होता है वो होता है कितना 22.4 होता है, और इसी का जस्ट आधा दे रखा है इसका।
और हम लोग को पता है कि मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं कि दिया गया आयतन, जो आयतन दिया गया होता है, गिवन आयतन, जो आयतन हमको दे रखा है, और जो टोटल आयतन रखा है, 1 मोल का आयतन जो, तो माफ कीजिएगा, जो 1 मोल का आयतन होता है, जो टोटल आयतन कितना होगा, हो गया 11.2। और अच्छा, इसको फॉर्मूला पर लिख देते थे आपको, है ना। तो मोलों की संख्या का निकालना है, मोलों की अगर संख्या निकालना है तो इज इक्वल टू होता है दिया गया आयतन, लिखते जाइए आप लोग, दिया गया आयतन लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन, ठीक है। तो ये वाला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। अब दिया गया आयतन मेरे पास कितना दे रखा है, 11.2, और 1 मोल का आयतन मेरे पास निकला कितना, 1 मोल का आयतन कितना है, 1 मोल का आयतन था स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल गैस का कितना होता है, तो 22.4 होता है, 22.4 होता है। अगर इसको काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 0.5 मोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान निकालने के लिए दे दिया गया है। इसका कार्बन का कितना होगा, 12, पानी का कितना होता है, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, इसका 18 हो जाएगा, और कार्बन का 12 हो गया। नाइट्रोजन का 14 दूनी 28 हो जाएगा, N2 है, और NH3 का नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, और प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, 14 3 17। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, नाइट्रोजन का, N2 का, N2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मास नंबर इसी का है। अगला क्वेश्चन है, किसी विलियन यानी कि सॉल्यूशन में 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलेय यानी कि सोल्यूट का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसका पूछ दिया, सोल्यूट का, यानी कि 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग परसेंट मास बराबर कितना हो जाएगा, तो गिवन जो दिया गया है सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय होता है कितना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, देखिए आप लोग 6 लिख लीजिए, ठीक है। हम इसे इसको नीचे में पूरा फॉर्मूला लिख दिए हैं, आप लोग उससे देख लीजिएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास कितना दे रखा है, 111 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 500 ग्राम, और 111 ग्राम 611 ग्राम इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 18.18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बनाए हुए हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है, तो विलेय यानी कि सोल्यूट का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का द्रव्यमान इंटू 100, इसको कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 64 ग्राम में कुल अणुओं की संख्या कितनी है। अब देखो, अणुओं की संख्या पूछ दिया है किसमें, ऑक्सीजन के 64 ग्राम में कुल अणुओं की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 16 होता है मास एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 दे रखा है, O2, यानी कि कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहीं से 32 ग्राम पर मोल निकल गया, तो ऑक्सीजन पे कितना मोल होगा, अब पहले मोल हमको निकालना है। तो मोल बराबर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो मोल बराबर कितना हो जाएगा, तो दे रखा 64 ग्राम, 64 ग्राम में 32 ग्राम यानी कि 32 दूनी 64, 2 मोल हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का 2 मोल निकल के आ गया हमको, ठीक है। इसको याद रखना, 2 मोल ऑक्सीजन का हो गया, O2 का। अब क्या, अणुओं की संख्या हमको निकालना है। यहाँ पे पूछा ही गया है अणुओं की संख्या कितना होगा, तो अणुओं की संख्या बराबर क्या, तो एवोगाड्रो नंबर आप लोग पता है, तो 2 मोल में कितना, तो 2 मोल इंटू एवोगाड्रो की संख्या, तो 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.22, यहाँ पे बहुत जगह 6.0 माफ कीजिएगा 6.023 होता है, यहाँ पे बहुत कोई 22 ही लिखता है, तो हम लोग भी 22 ही लिख के चलेंगे। 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तो छोड़ दो, डायरेक्टली इसको इंक्लूड करते हैं, 6 दूनी 12, और इसको भी 2 गुना करेंगे तो 4 4, यानी कि 12.44 इंटू 10⁻23, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मास नंबर निकाल देंगे ऑक्सीजन का, जो निकलेगा मास नंबर से हम लोग, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका मोल निकाल देंगे। मोल निकालने के लिए हम लोग को जो गिवन दे रखा वो, और जो निकलेगा मास नंबर उससे डिवाइड कर देंगे, तो इसका हम लोग को मोल आ जाएगा। जितना मोल आएगा उससे एवोगाड्रो संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका अणुओं की संख्या निकल जाएगा। अणुओं की संख्या इसी तरह से हम लोग निकलता है। ये यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भी आप लोग देख लेना। चलिए, H2O यानी कि जल के 36 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है। अब देखो, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम, जो क्वेश्चन अभी ऊपर में बताई एकदम सेम क्वेश्चन है। इसको आप लोग होमवर्क कर दीजिए, होमवर्क बना लीजिए, और दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछता ही आप लोग का, ठीक है। तो इसको होमवर्क करेगा, आप लोग इसका आंसर हमको बताइएगा कमेंट में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट मास है, ठीक है, और सोडियम के 46 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें तो सोडियम का पूछा गया, सोडियम में 23 यूनिट दे रखा है इसका परमाणु द्रव्यमान, और सोडियम के 40 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो सोडियम का
परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान तो हमको दे ही दे रखा, सोडियम का कितना हो गया 23 हो गया, 23 यूनिट मास, ठीक है। और बोला गया 46 ग्राम में मोलों की संख्या कितना होगा, तो 46 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी, अब यहाँ से निकाल देगा, आराम से निकल जाएगा। तो 46 ग्राम में पूछा गया है, 4623 दुगनी 46, 2 मोल हो जाएगा इसका आंसर। अभी हम बताएं आप लोगों को कि मोल कैसे निकालता है, तो जो जिसका निकालना रहेगा उसका पहले मास नंबर निकाल दो, तो हमको मास नंबर निकला हुआ यहाँ पे। अब बोला उसका 46 ग्राम में, तो 46 ग्राम में जो मास नंबर हमको अभी निकला, टोटल में से जो निकला मास नंबर जितना दिया गया है उसका जो निकाले उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको इतना मोल निकल जाएगा। अभी हम ऊपर में आपको बताएं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 मोल हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 मोल, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बिजली का बिल 5 प्रति यूनिट है, 5 रुपया प्रति यूनिट है, तो 60 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलने में 30 दिन का कुल खर्च कितना आ जाएगा, ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो 60 वाट का 4 बल्ब 5 घंटे के हिसाब से 30 दिन तक जल रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, बस इसको निकाल दो, जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 1 0 से 1 0, यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूगनी 10, 2 तिया 6, कितना आ गया 3 तिया 9 और 9 चौक 36, तो मेरे पास आ गया कितना 3 तिया 9 और 9 चौक 36, ठीक है। तो 36 और मल्टीप्लाई बाय कितना 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से 5, अब इसको करो 5 छक्का 30, 0 और 5 तिया 15 18, 180 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घर के, देखिए आप लोग कैलकुलेशन एक बार अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन अपने से करना है। एक घर में प्रतिदिन 5 ट्यूबलाइट 40 वाट प्रत्येक का है, ठीक है। तो एक घर में 5 ट्यूबलाइट है जिसका हर एक का 40 वाट है, 6 घंटे तक जलता है। एक पंखा है जो कि 80 वाट का है, वो 10 घंटे तक चलता है। तो एक दिन में कुल कितने यूनिट खर्च होगा, एक दिन में कितना यूनिट खर्च होगा ये होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया है कि 5 ट्यूबलाइट है जिसकी पावर कितना है 40 वाट है, और ये कितना 6 घंटा तक चलता है, ठीक है। प्लस एक पंखा है 80 वाट का और जो कि 10 घंटा तक चलता है, यहाँ प्लस है, दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है। इतना आ गया और डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 चौक का 20 और अच्छा ऐसे करो ना, 5 छक्का 30 और 3 4 12, यानी कि 1200 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 800, ठीक है। तो 1200 प्लस 800 कितना आ जाएगा 2000 और डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। काट पीट कर दो, कितना आ गया 2, इसका आ जाएगा कितना 2 यूनिट हो जाएगा। अच्छा ये देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे ये कर दिए थे, अभी पूरा अभी लंबा में आप लोग को करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 5 ट्यूबलाइट है 60 वाट का 40 वाट का, 6 घंटा तक चलता है। एक दूसरा दे रखा है कि एक पंखा है 80 वाट का जो कि 10 घंटे तक चलता है एक दिन में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। अब यही कि यहाँ पे 1200 निकल गया था मेरा, यहाँ पे 800 निकल गया था, दोनों को जोड़ दिए थे तो कितना जगह गया था 2000, 2000 को फिर 1000 से काटेंगे तो 1000 गुने 2 यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फॉर्मूला आप लोग को याद है कि नहीं, देखिए अभी समय नहीं है कि आप लोग आपको ये हम पूरा डिटेल में बताएं, तो आप लोग को फॉर्मूला याद है, इसीलिए हम एकदम बता रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग को सिर्फ ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट लगाए रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, 25वां क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।